आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के आरजी सदन नशीन कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के मामले में हुकूमत की जानिब से तजावीज़ हासिल होने के 15 दिन के अंदर ही कमीशन की जानिब से तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशंस जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क़याम से लेकर अब तक मुख्तलिफ महकमों में जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 108 नोटिफिकेशंस जारी किए गए, जिसके तहत 36,000 से ज़्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए। उन्होंने कहा कि फिलवक्त कमीशन ऐसे मामलात की यकसोई पर तवज्जो दे रही है जिसके तहत सरकारी मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। ताहम अदालतों में इस खुसूस में मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की यकसोई करते हुए उन जायदादों पर तकर्रुरात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनकरीब स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2017 में तेलंगाना वैद्य विधाना परिषद और महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद में 3,311 स्टाफ नर्सेस की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और 11 मार्च 2018 में उन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद हुआ और नताइज भी जारी कर दिए गए। स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात के लिए सर्विस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर वेटेज मार्क्स मिलाकर एक जायदाद के लिए 2 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाना था। फिलवक्त वेटेज मार्क्स की तैयारी की जा रही है। इस अमल के मुकम्मल होने के साथ ही तकर्रुरात के अहकाम जारी किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन के PRC पर अमल करने के मामले में तेज़ी लाने का मंसूबा रखा है। इसी मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत पीर के दिन मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन को PRC की रिपोर्ट हवाले करने वाली है। ज़राए ने बताया कि 2 दिन कबल PRC कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी और हुकूमत की जानिब से ये रिपोर्ट मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन के हवाले की जाए ताकि वो इसका जायज़ा लेने के बाद हुकूमत की जानिब से तलब करदा बातचीत में शिरकत कर सके। ज़राए ने बताया कि यूनियन के कायदीन को PRC की रिपोर्ट हवाले करने के बाद हुकूमत की जानिब से उन्हें बातचीत की दावत दी जाएगी। बाद-ए-ज़ाम PRC की अमलवारी का हुकूमत ऐलान करेगी। चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन से जनवरी के दूसरे हफ्ते में बातचीत की जाएगी और उसके बाद PRC का ऐलान किया जाएगा। रियासती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस हिमा कोहली 5 जनवरी को हलफ लेंगी। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन उन्हें हलफ दिलाएंगी। वाज़ेह है कि हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था और इस सिलसिले में वजारत कानून अहकामात भी जारी कर चुका है। तेलंगाना हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाईकोर्ट तबादला किया गया, जहां वो 7 जनवरी को चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि ज़हीराबाद के करीब मौजू गंगावार में वाक़े दरगाह हज़रत मुल्तानी बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और चिल्ला बी फातिमा की अराजी को नेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी निम्स के लिए हासिल नहीं किया जाएगा और बताया कि इस खुसूस में तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि दरगाह हज़रत मुल्तानी बाबा चिश्ती चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने उनसे नुमाइंदगी करते हुए बताया था कि हल्के असेंबली ज़हीराबाद में निम्स कायम किया जा रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर हुसूल अराजी की जा रही है। दरगाह हज़रत मुल्तानी बाबा चिश्ती एक मजहबी मकाम है और यहाँ मुतक़िदीन की बड़ी तादाद ज़ियारत के लिए हाजिर होती है। इस दरगाह को तामीरी लिहाज से मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने दरगाह की अराजी को निम्स के लिए हासिल ना करने की दरख्वास्त की थी। ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों की नुमाइंदगी पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को इस खुसूस में वाज़ेह हिदायत दी कि वो दरगाह की अराजी हासिल ना करे। वज़ीर फाइनेंस की हिदायत पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने दरगाह और चिल्ला बी फातिमा की अराजी निम्स के लिए हासिल ना करने का फैसला किया और मज़कूरा 2 अराजियात को हुसूल अराजी की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। इस सिलसिले में कॉरपोरेशन ने ज़िले कलेक्टर संगारेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने कहा है कि वरंगल जिले में हर साल कॉटन मिल्स के जरिए 2,500 करोड़ का कारोबार होता है। उन्होंने आज वरंगल कॉटन मिलर्स ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट बंडा प्रकाश, पी दयाकर, मेयर वरंगल जी प्रकाश राव, रुकन असेंबली जी वेंकट रमना रेड्डी,
वरंगल जिला परिषद चेयरपर्सन जी ज्योति और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दयाकर राव ने कहा कि वरंगल में कायम कॉटन मिल से 15,000 अफराद को रोजगार मिल रहा है। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बावजूद यहाँ के मिलर्स ने काम किया। उन्होंने कहा कि रियासत में पैदा होने वाली कपास को अगर हुकूमत या कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी खरीदी नहीं करती है तो ऐसी सूरत में कॉटन मिलर्स कपास को खरीदते हुए किसानों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों और कवानीन के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कॉटन मिलर्स एसोसिएशन के कायदीन को मशवरा दिया कि वो मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए कवानीन का मुताला करें और मुखालिफ किसान पॉलिसियों की शिद्दत से मुखालिफत करें। उन्होंने कहा कि कपास के किसानों और मिलर्स की हर तरह मदद करने हुकूमत तैयार है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि हुक्मरानी को गैर मरकूज करने के लिए कायम करदा नए अजला के 10 कलेक्ट्रेट्स की इमारतों का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस माह इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों के साथ मिनिस्टर क्वार्टर्स में नए इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला KCR का नजरिया इंतजामिया को आसान बनाना और हर एक तक इसकी दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। इसी के हिस्से के तौर पर रियासत में नए अजला का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि तमाम कलेक्ट्रेट्स की तामीर का काम आखिरी मरहले में है ताकि तमाम दफातर को एक ही छत तले लाया जा सके। उसका मकसद आवाम को सहूलत पहुंचाना और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाने से रोकना है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो तामीराती काम जल्द मुकम्मल करें। इस माह के पहले हफ्ते में सिद्दीपेट निज़ामबाद, दूसरे हफ्ते में कामारेड्डी जगतियाल सिरसिला, तीसरे हफ्ते में वरंगल जनगांव पेद्दपल्ली, चौथे हफ्ते में विकाराबाद मेडचल अजला के नए कलेक्ट्रेट्स का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि चंद नए कलेक्ट्रेट्स की इमारतें जिनकी तामीर का काम जारी है आइंदा चंद माह में इफ्तिताह के लिए तैयार रहेंगे। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो वनपर्ती, महबूबाबाद, मेदक, नागर कर्नूल, खम्मम, सूर्यापेट और भोपालपल्ली अजला के नए कलेक्ट्रेट्स के कामों में तेज़ी पैदा करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम को इंतज़ामिया की सहूलत के बारे में वज़ीर आला KCR संजीदा है। तमाम दफातर को आवाम के लिए एक ही छत तले लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दिल्ली दौरे के वापसी के बाद मौक़ूफ़ में तब्दीली सियासी हलक़ों में ज़ेर बहस बनी हुई है। क्या वाकई KCR ने मरकज़ी हुकूमत BJP के सामने घुटने टेक दिए हैं या फिर कोई सियासी हिकमत अमली है? इसका खुलासा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि KCR कब किस करवट ले सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। TRS पार्टी के कायदीन का मानना है कि तेलंगाना तहरीक को कामयाब बनाने वाले KCR इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों को लेकर दुब्बाक और JHMC इंतखाबात में रियासती हुकूमत को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से अवाम में TRS के खिलाफ मुखालिफत शुरू हुई। इसको अपना हथियार बनाकर BJP को अवाम के सामने उनके प्रोग्राम के जरिए ही बदनाम करने का मनसूबा तैयार किया गया है। मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई क़वानीन की बड़े पैमाने पर मुखालिफत चल रही है। ऐसे में इसी दौरान देहातियों से खरीदी मराकिज़ को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया जो मरकजी हुकूमत के बिल का हिस्सा है। इसी तरह आयुष्मान भारत को कबूल करने के पीछे भी यही वजह है कि इस स्कीम के तहत रियासत के सिर्फ 26 लाख खानदान को ही फ़ायदा होगा, जबकि आरोग्यश्री से 80 लाख खानदान को फ़ायदा हो रहा है। BJP के 2 अहम तनकीदों पर मुंह पर ताला डाल दिया है ताकि काउंसिल के ग्रेजुएट कोटे के इंतखाबात और वरंगल और खम्मम कॉरपोरेशन और नागार्जुन सागर के ज़मीनी इंतखाब में BJP को जवाब दिया जा सके। सियासी मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि मरकजी हुकूमत के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए ऐसा लगता है कि KCR उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई से पहले KTR को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए BJP के बढ़ते कदम को रोकने के लिए तब्दीली हो सकती है। बहरहाल KCR मौक़िफ़ में तब्दीली माजी में हालात को कितने तब्दील कर सकते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,50,56,808 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 18,35,259 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,03,23,965 हो गया, जबकि 1,49,435 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,87,502 हो गई है और 1,549 अफराद हलाक हो चुके हैं।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 394 नए मामला सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 5,388 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी जो कोरोना का टीका तैयार कर रही है, उसने 23,000 वॉलंटियर्स की तकर्रुरी की है और यह मुल्क भर के कई मकामात पर इसके टीके कोवैक्सीन के इंसानों पर इसके तजुर्बे के तीसरे मरहले के लिए 26,000 शुल्का के मकसद के हुसूल की तरफ पेशरफ्त जारी रखी हुई है। यह कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ इश्तराक करते हुए टीका तैयार करने का काम कर रही है। नवंबर में इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज हुआ था, जिसके तहत 26,000 वॉलंटियर्स को टीका देने का निशाना रखा गया था। अपनी रिलीज में सुचित्रा इल्ला, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक, ने कहा कि वॉलंटियर्स का जज्बा हिंदुस्तान और दुनिया के लिए हौसला बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हम जांच करने वालों, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, अस्पतालों के ताउन और तीसरे मरहले के इंसानों पर तजुर्बे में शमूलियत पर इजहार तशक्कुर करते हैं। हम कोवैक्सीन के इंसानों पर तीसरे मरहले के तजुर्बे में 26,000 अफराद की शिरकत के मकसद के हुसूल के सिलसिले में पेशरफ्त जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के ड्राई रन की कामयाबी के साथ तजुर्बे के बाद अवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है कि अवाम को टीका कब से मिलना शुरू होगा। इस सिलसिले में सरकारी ज़राए के तौर पर कोई तारीख का तयन नहीं किया गया, लेकिन मरकजी हुकूमत जिस तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना में टीके देने की इजाज़त दी जाएगी। महकमे सेहत का कहना है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन टीके को मंजूरी मिल गई है। इसमें तेलंगाना रियासत को कौन सा टीका दिया जाएगा, इस पर भी मरकजी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन महकमे सेहत की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर टीका देने का अमल शुरू हो जाएगा। रियासत में टीका देने के अमल के दौरान तैयार की जाने वाली हिकमत अमली तैयार करने के लिए महकमे सेहत के वजीर ईटला राजेंद्र पीर के दिन रियासत के तमाम DHMOs के साथ जायजा लेंगे। महकमे सेहत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले मरहले के तौर पर 5 लाख टीके देने का ऐलान किया है, इसके बाद 10 लाख और बाद में 1 करोड़ टीके देने का इशारा दिया है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि अनखरीब मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याबों के हकूक़ के लिए वो तहरीक शुरू करेंगे। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। साल 1990 से सिविल कांस्टेबल्स को अब तक प्रमोशन नहीं मिला, जो अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन से गुमराहकुन वादे करते हुए वक्त गुजारा जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन भी मुलाजिमीन को तारीकी में रख रहे हैं। उन्होंने मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन से मुतालबा किया कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ हुई मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, उसे मुलाजिमीन के सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में तरक्याती फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। कचरे की निकासी करने वाले ट्रैक्टर्स के ड्राइवर्स को गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाह नहीं अदा की गई, जिसके बायस लोगों के सरपंचों को गांव के सरपंचों को ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। उन्होंने काकतिया यूनिवर्सिटी में बीजेपी की तुलबा तंजीम ABVP पर पुलिस लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के जरिए ABVP की लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि रियासत में SC तबके के तुलबा के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में 4 करोड़ SC तबके के तुलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, लेकिन रियासत में उन तुलबा के लिए 40% फंड रियासती हुकूमत जारी नहीं कर रही है। खबलजी निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले TRS के कई कायदीन ने रुकने पार्लियामेंट D अरविंद की क़यादत में बंडी संजय से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ఇదివరకు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండి TRS పార్టీలో ఇప్పుడు ఎంపీగా కొనసాగుతున్నారు. వారు గర్వాపసిగా రావడం జరిగింది. కులాచారి శ్యామరావు గారు వైస్ ఎంపీపీ బిచ్పల్లి, వీరు కూడా TRS పార్టీకి చెందిన వైస్ ఎంపీపీ, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దండుగుల సాయిల్ గారు ఎంపీపీ అమృతాపూర్ ఎంపీటీసీ। निजामाबाद जिले में निजामाबाद रूरल असेंबली सेगमेंट में TRS पार्टी से बहुत ही मजबूत नेता दिनेश कुलाचारी जी, जो मार्केट कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके साथ MPP प्रेसिडेंट बूमन्ना जी, वाइस प्रेसिडेंट श्यामराव जी, 9 अन्य MPTC,
10 सरपंच और अनेक सीनियर नेता कार्यकर्ता टीआरएस पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लिए है। मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान के नए बिल्स जो आए हैं और मोदी जी के जो दूसरे कार्यक्रम है जैसे कि आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो, ये सभी से आकर्षित होकर और प्रदेश में बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 9 महीने से मजबूत हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी संजय जी के नेतृत्व में जीएचएमसी इलेक्शन हो, दुब्बाक इलेक्शन हो, ज्वाइनिंग्स हो, आज संजय जी के नेतृत्व को और मोदी जी के नेतृत्व को दिनेश जी मजबूत करने भारतीय जनता पार्टी का में आज शामिल हुए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं और उनके साथ हम बिल्कुल टीआरएस पार्टी के जो एंटी पीपल पॉलिसीज है उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और निजामाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक जीते जैसा हम काम करेंगे। थैंक यू। आज जम्मू कश्मीर में तैनात आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान की शदीद सर्दी की वजह से मौत हो गई। उनकी शिनाख्त जिले चित्तूर के चंद्रागिरी मंडल के गुड्रा गंदापल्ली से ताल्लुक रखने वाले रेडिया नायडू के तौर पर की गई। वो 14 साल से फौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे। हफ्ते को ड्यूटी अंजाम देने के दौरान शदीद सर्दी की वजह से वो अचानक गिर पड़े। उनको उनके साथियों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई और बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल मुंतकिल किया। फौजी ओहदेदारों ने उनके खानदान को ये बात बताई। मलकपेट रेस कोर्स में एक रेस के दौरान एक जॉकी की मौत हो गई। महलूक की पहचान राजस्थान के रिहायशी 25 साल जितेंद्र सिंह के तौर पर की गई है। यह हादसा उस्मान सागर प्लेट डिवीजन 2 इवेंट के दौरान पेश आया। जॉकी जितेंद्र सिंह रेस के दौरान घोड़े से गिरकर शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। चादरघाट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने जोर देते हुए कहा कि कोरोना वबा के इस दौर में हर किसी को एसएमएस पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने एसएमएस की तफसीलात बताते हुए कहा कि एस का मतलब सैनिटाइजर, एम का मतलब मास्क और फिर एस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासला है। इन तीनों के साथ हमको चौकस रहने की जरूरत है। कोरोना के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए एच फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद के उप्पल चौराहे पर मुनक़िदा 10K रन को भगवत ने झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर किसी को कोरोना के सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है। रियासत में कोरोना के मामलात में काफ़ी कमी हो गई है, ताहम फिर एक बार मामलात की तादाद में इजाफे का इम्कान है। पुलिस के 1058 स्टाफ अरकान इससे मुतासिर हुए। उन्होंने एच फाउंडेशन के इस प्रोग्राम को काफ़ी बेहतर करार दिया और उसकी सताइश भी की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी इस फाउंडेशन की जानिब से आवाम की खिदमत की गई और पुलिस एहलकारों में भी मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई थी। ఇక్కడ మన ఉప్పల్ టు అల్కాపురి అండ్ అల్కాపురి జంక్షన్ రిటర్న్ అని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ హెచ్కే ఫౌండేషన్ తరఫున ఈ బ్రేక్ ఎందుకు అంటే మీకు ఒక చిన్న తర్వాత అలసటగా ఉంది కాబట్టి ఆ బ్రేక్ కోసం మా డీసీపీలు ఎల్బీ నగర్, మల్కాజిగిరి డీసీపీ ట్రాఫిక్, ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ అడిషనల్ డీసీపీ వాళ్ళ స్టాఫ్ అంతా మనందరం పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు। మీ అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్యలో కేసెస్ తగ్గినాయి, మాత్రం ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది, కొత్త కేసెస్ వస్తున్నాయి। వాటి
డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు రాచకొండ పోలీసులు కూడా 1058 సిబ్బంది ఎఫెక్ట్ అయినారు ఈ కరోనాతో. సో ఈ భౌతిక దూరాలు పక్కా పాటించాలా, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, తర్వాత అందరం మాస్క్ పక్కా ధరించాలా, తర్వాత అది చేతితో కడగడం, హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేయడం అది కంపల్సరీ. ఈ కోవిడ్-19 ఇక్కడ మన ఉప్పల్ టు అల్కాపురి అండ్ అల్కాపురి జంక్షన్ రిటర్న్ అని बाइक से गिर पड़ने के नतीजे में एक कांस्टेबल हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले वरंगल के चिन्नाराव पेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नरसमपेट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल बी महेश ने कल शब लिंगागिरी देहात में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की। बाद अज़ां वो अपने गांव बाइक पर जा रहा था और उसने बाइक का तवाज़ुन खो दिया और बाइक गिर गई, जिसके नतीजे में सर पर शदीद जख्म आने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मकामी अफराद की तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शोहर से इख्तलाफात के बाद एक लेडी डॉक्टर ने अपने 7 साला बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। ये वाकया आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 33 साला डॉक्टर लावण्या की शादी तेलंगाना के जिले वरंगल के डॉक्टर वंशी कृष्णा से हुई थी। इस जोड़े को एक 7 साला बेटा भी है। चंद दिनों से उन दोनों में झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद लावण्या अपने मायके आ गई। इसी दौरान उसको शोहर की जानिब से रवाना करदा तलाक की नोटिस मिली, जिसके बाद से ही वो तनाव का शिकार हो गई। उसने अपने 7 साला बेटे निशांत को नींद की गोलियां खिलाई और फिर खुद भी नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। उसकी सेहत बिगड़ने पर उसके वालिदैन ने उसको मकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसको और उसके बेटे को मुर्दा करार दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तफसीलात हासिल की और एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस कॉम्प्लेक्स के करीब वाक़े मंदिर में मूर्ति टूटी हुई पाई गई। इस मंदिर के पुजारी ने जब मूर्ति को टूटा हुआ पाया तो इस बात की इत्तला पुलिस को दी। सर्कल इंस्पेक्टर सत्यानंद ने मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज का मायना किया जाएगा ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया किसी ने इस मूर्ति को जानबूझकर नुकसान तो नहीं पहुंचाया। इसी दौरान हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने इस वाक़े के खिलाफ मंदिर के बाहर धरना दिया। तेलुगु देशम के सरकारी तर्जुमान पिट्टाबी ने इस मंदिर का मायना किया। तेलुगु देशम के लीडरों ने इंस्पेक्टर के साथ बहस और तकरार की, क्योंकि इंस्पेक्टर ने शुबा किया कि जानवरों ने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। तेलुगु देशम के लीडरों ने उनसे पूछा कि वो सीसीटीवी फुटेज का मायना करने से पहले किस तरह इस नतीजे पर पहुंचे। साबिक वजीर व तेलुगु देशम के सीनियर लीडर देवीनेनी उमा महेश्वर राव ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मंदिरों पर हमले करवाए।
आंध्र प्रदेश में मंदिरों में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के वाकयात के पेश नज़र रियासत के पुलिस सरबराह गौतम सवांग ने ऐसे वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम मंदिरों और इबादतगाहों के करीब भारी सिक्योरिटी तैनात की जाए और साथ ही मुसलसिल निगरानी पेट्रोलिंग जारी रखी जाएगी। सवांग ने मनादिर के तमाम इंतजामिया को हर वक्त चौकस रहने का भी मशवरा दिया और कहा कि कोई भी मुश्तबा शख्स नजर आता है तो उसकी इत्तला फौरी तौर पर 100 डायल करते हुए दे। तमाम अजला को ये वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि वो रियासत की तमाम मनादिर में सिक्योरिटी इंतजाम करें, हर मंदिर की जियो टैगिंग की जाए और सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान में अंतिम संस्कार के दौरान गैलरी की छत गिरने से कई लोग दब गए। इनमें 18 लोगों की मौत हो गई, 24 जख्मी हैं। ये सभी बारिश से बचने के लिए छत के नीचे खड़े थे। जिस शख्स की आखिरी रसूमात चल रही थी, हादसे में उनके एक बेटे की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि शमशान घाट पर मुरादनगर के फल कारोबारी जयराम की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही थी। इस दौरान सभी लोग गेट से जुड़ी गैलरी में खड़े थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। 2.5 माह पहले ही यहाँ गैलरी बनाई गई थी। इस हादसे में मरने वाले लोगों को रियासती हुकूमत ने 2-2 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का ऐलान किया। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच होना है। दोनों टीमें इस मैच में पिंक कलर में रंगी नजर आएंगी। दरअसल 2009 से सिडनी में खेला जाने वाला साल का पहला टेस्ट पिंक मैच कहलाता है। ये डे नाइट नहीं होता, बल्कि इसमें टीमें गुलाबी रंग के साथ मैदान में उतरती हैं। 2019 का पिंक टेस्ट भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था, जो ड्रॉ रहा था। ये टेस्ट पिंक बॉल से नहीं, रेड बॉल से ही खेला जाता है। पिंक बॉल का इस्तेमाल सिर्फ डे नाइट टेस्ट में होता है। हालांकि पिंक टेस्ट में स्टंप से लेकर खिलाड़ियों के ग्लव्स, बैट, ग्रिप, ब्रांड लोगो, होर्डिंग्स, कैप और ऑडियंस का पहनावा सब कुछ पिंक ही नजर आता है। दरअसल पिंक टेस्ट का नाता ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड ग्लेन मैग्रा और उनकी अहलिया जैन से जुड़ा है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन को जैन मैग्रा डे के नाम से जाना जाता है। जैन की 2008 में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर को लेकर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए सिडनी में पिंक टेस्ट कराया जाने लगा। ये ग्लेन मैग्रा का होम ग्राउंड है। इस मैच से जो भी फायदा होता है वो पूरा मैग्रा फाउंडेशन को डोनेट कर दिया जाता है। 2005 में ग्लेन और उनकी बीवी जैन ने फाउंडेशन कायम किया था, लेकिन उसके 3 साल बाद जैन का इंतकाल हो गया। इस बेदारी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए फैंस गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। मैग्रा फाउंडेशन एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन है जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की मदद करती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहला पिंक टेस्ट 2009 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। इस टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 103 रनों से जीता था। उस टेस्ट में $1.2 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 77 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे। तब से अब तक 10 सालों से सिडनी में साल का पहला टेस्ट पिंक मैच के तौर पर खेला जाता है।
नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।